निकलता है हर सुबह नया सूरज, ये बताने के लिए कि उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम नया सवेरा। नया सवेरा में हम बात करते हैं दिन भर होने वाली तमाम बड़ी खबरों की। आज भी विस्तार से डालेंगे कई बड़ी खबरों पर नजर, क्योंकि आज का दिन है बहुत खास, क्योंकि आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। अगले 1 घंटे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी मेरी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात शहला, धन्यवाद। नमस्कार आप सभी नया सवेरा के दर्शकों को। तो अगला 1 घंटा पावर पैक रहने वाला है, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक लेकर आएंगे। और तमाम बड़ी खबरों की बात की जाए तो जैसा कि शहला ने बताया कि आज का दिन बेहद ही विशेष है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को शपथ दिलाएंगे, जिसके बाद आज और कल नवनिर्वाचित संसद सदस्यों की शपथ होगी और उसके बाद तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो इस 18वीं लोकसभा में होंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण खबर है वो है शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल पैनल की मीटिंग आज है और प्रतियोगी परीक्षा में सुधारों को लेकर इस पर हो सकती है चर्चा। इसके अलावा बात होगी दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत पर स्टे लगने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके अलावा खेल, कारोबार, एंटरटेनमेंट जगत की खबरें भी होने वाली हैं। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। पहले 2 दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भर्तृहरि मेहताब को दिलाएंगी प्रोटेम स्पीकर की शपथ। परीक्षा सुधारों पर सुझाव देने और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की आज पहली बैठक। समिति को 2 महीने में देनी है रिपोर्ट। निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मामले में की आज सुनवाई की मांग। देश के कई हिस्सों में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। मानसून पूर्व बारिश से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी से राहत। पश्चिमी तटीय इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। रूस के दागिस्तान और मखचकाला में अलग अलग हमलों में पादरी, पुलिसकर्मी समेत 15 लोगों की मौत, कई घायल, 4 हमलावर भी ढेर। हमले की जांच जारी। आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 8 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला आज। इंग्लैंड ने अमेरिका को 10 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बनी पहली टीम। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं। आज बेहद ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि नए संसद भवन में पहली बार नई सरकार आ रही है और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब आज सुबह 11 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। राज्यों के सांसदों को अल्फाबेटिकली आधार पर शपथ दिलाई जाएगी, यानी असम राज्य के सांसद सबसे पहले और पश्चिम बंगाल के सांसद सबसे आखिर में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा। इसके बाद 26 जून को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके बाद 27 जून को राज्यसभा का सत्र शुरू होगा। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। तो
18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा के नवनियुक्त प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब आज राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। इसके बाद वो अपना कार्यभार संभालेंगे। आपको बता दें कि भर्तृहरि मेहताब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक पीठासीन अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र को लेकर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। मैं सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं। मैं सदस्य कार्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्री के रूप में सदस्यों की सहायता के लिए सदैव उपलब्ध रहूंगा। मैं सकारात्मक रूप से सदन चलाने के लिए समन्वय की आशा करता हूं। तो आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11 बजे भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगी। इसके अलावा अध्यक्ष पैनल में और भी सदस्य होने वाले हैं, उसकी जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, सुप्रभात। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा का 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। अगले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कामकाज के लिहाज से आप बताएं कि क्या होगा। देखिए, निश्चित तौर से भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक 18वां जो लोकसभा है, यानी कि हम एक युवा के तौर पर एक लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हुए आज से नज़र आएंगे। जबकि आज से जो लोकसभा का जो गठन है, 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले, जैसे कि आपने भी बताया कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो स्पीकर का जो पद है वो संसदीय परंपराओं का एक संरक्षक के तौर पर होता है और उनकी एक अलग महत्ता है। क्योंकि अभी सांसदों ने शपथ नहीं ली है, तो उससे पहले हमारे यहाँ नियम है कि हम पहले प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, जैसे कि भर्तृहरि मेहताब 7वीं बार लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं, उनको आज राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाकर वो लोकसभा में आएंगे और बाकी के सदस्यों को शपथ वो दिलाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि शपथ के तौर पर, सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली, जैसे कि आपने भी बताया, सभी सांसदों को शपथ दिलाएगी। पहले दिन बताया जा रहा है कि 280 के करीब सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण पल ये है कि इसमें नई संसद है और नई सरकार है। हालांकि इस संसद में जो वर्तमान में संसद है, इसमें पिछली सरकार भी अपना कामकाज कर चुकी है, लेकिन नई संसद के लिहाज से 18वीं लोकसभा, जब हम कह सकते हैं कि 18वां जो हमारा पड़ाव है लोकतंत्र को लेकर, अब वो नई संसद में होगा। तो इस लिहाज से कामकाज के लिहाज से हम जानते हैं इसके बाद जब सांसद अपनी शपथ ले लेंगे तो वो अपने बीच से एक स्पीकर का चुनाव करेंगे और इसमें स्पीकर के चुनाव में हम जानते हैं संख्या बल का बेहद बड़ा महत्व होता है और इसमें जिसकी सरकार होती है, यानी कि जिसके पास बहुमत होता है, अध्यक्ष भी उन्हीं के बनते हैं। इसमें कई बार हमने देखा है कि अध्यक्ष पद को लेकर और उपाध्यक्ष पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहते हैं कि इसको निर्विरोध रूप से चुनकर आपस में सहमति बना ली जाए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए नहीं हो पाता है, वैसे तो अभी तक नहीं देखा गया है कि हमेशा ये परंपरा रही है कि अध्यक्ष का पद आम सहमति से ही हुआ है, लेकिन इस बार जिस तरीके के विपक्ष बात कर रहा है, उपाध्यक्ष पद की मांग कर रहा है और जो इस बार की जो सरकार है उसमें जो सहयोगी दल है उनके समर्थन से सरकार, यानी कि एनडीए की सरकार है, ऐसे में वस्तुस्थिति क्या बनती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और उसके बाद हम जानते हैं कि जो 27 तारीख से राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जब आहूत हो जाएंगी, तो उसके बाद जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, जैसा कि हम जानते हैं कि या तो लोकसभा के गठन के बाद पहला कोई भी सत्र होता है उसको राष्ट्रपति संबोधित करती हैं, या हर वर्ष जो भी पहला सत्र होता है, जैसे कि पहला सत्र हमारा बजट सत्र होता है, उसमें संयुक्त सत्र के रूप में दोनों ही सदन के लोगों को राष्ट्रपति संबोधित करती हैं। इसमें निश्चित तौर से जो कामकाज का लेखा जोखा है कि सरकार की जो दिशा है वो क्या रहेगी, इन सब का ब्यौरा उनके भाषण में रहता है।
एक और महत्वपूर्ण पल ये होगा कि प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के सदस्य हैं उनका भी परिचय कराते हैं, क्योंकि कैबिनेट का गठन हो चुका है, किसके पास कौन सा मंत्रालय है, सब कुछ तय है। तो इस लिहाज से देखें तो ये सत्र इस नाम से होगा कि सरकार बन के आगे बढ़ेगी, और आगे जब कोई भी सत्र बुलाया जाएगा, जैसे कि बजट सत्र होगा, उसके लिए यहाँ से आधारभूत जो संरचना है, हम कह सकते हैं 18वीं लोकसभा की, वो पूरी हो जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र रहने वाला है, और आपसे आगे भी जानकारी लेंगे ऋषि। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद भी खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए लगातार डीडी न्यूज के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नीट पेपर लीक मामले में लातूर में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जी हां, बड़ी खबर, 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। तो नीट में कथित गड़बड़ी का ये जो मामला है, नांदेड़ की ATS टीम ने 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन भी किया है। लातूर में 4 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। मुंबई से शिशिर शेलार हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, क्या है पूरी खबर? जो मसला है वो महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। हालांकि इसके बारे में देखा कि कल जो है नांदेड़ की जो ATS टीम है, उन्होंने जो है लातूर से 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया था, जो सरकारी शिक्षक बताए जा रहे हैं। हालांकि पूछताछ के बाद वो छोड़ दिया गया था, लेकिन कल रात को जो है जांच करने के बाद पुलिस ने जो है एक मामला दर्ज कर दिया गया, जिसमें लातूर के 2 शिक्षक समेत दिल्ली के 2 लोग भी इसमें शामिल है, और इनके खिलाफ जो है अलग अलग धाराओं के तहत जो है ये मामला दर्ज कर दिया गया है। हालांकि इस पूरी जो पेपर लीक जो मामला है, इसकी जांच करने के लिए अभी एक टीम का भी गठन किया गया है। हालांकि लातूर के जो विभागीय पुलिस अधिकारी है भगवंत कुंडे इस टीम का नेतृत्व करेंगे, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में इसके क्या क्या तार कहाँ तक जुड़े हैं वो जाँच हालांकि ये टीम करेगी। जैसे पहले भी कहा गया था कि 2 शिक्षकों का नाम इसमें सामने आया था, लेकिन इसके बाद जिस प्रकार से जो है पूरी छानबीन की गई, उसके साथ साथ दिल्ली के 2 लोग भी इसमें शामिल है, ऐसे भी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो ऐसे में कहाँ तक ये पूरा मसला जो है, ये पूरा मामला फैला हुआ है, उसी की जांच के लिए अब लातूर से जो है एक टीम बनाई गई है। उसके साथ ही साथ ये टीम जो है पूरी छानबीन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी कि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो नीट मामले के तार कहाँ तक पहुंचे हैं। जी शिशिर, साथ ही साथ शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया, और हम लगातार देख रहे हैं कि नीट में अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। आज जिन शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी हासिल हुई थी जब उनको गिरफ्तार किया गया? हालांकि अब तक इस पूरे मामले में जानकारी सामने नहीं आई। पुलिस ने हालांकि जो ATS ने गिरफ्तार किया था तो सिर्फ यही जानकारी आई थी कि ये जो शिक्षक थे ये सोलापुर के रहने वाले ये शिक्षक थे, और साथ ही साथ दूसरे जो शिक्षक है वो लातूर में जो जिला परिषद स्कूल है वहाँ पर जो है वो रहते हैं। हालांकि निजी कोचिंग क्लासेस भी ये चलाते हैं। तो ऐसे में इसी सिलसिले में इन दोनों शिक्षकों से पूछताछ की गई थी कि नीट मामले में हालांकि इनका क्या रोल है, किस प्रकार से जो है वो भी इस मामले में लिप्त है। तो ऐसे में इस वक्त पूरी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है कि किस प्रकार से इन 2 शिक्षकों का इसमें हाथ है, लेकिन इस वक्त जैसे मैंने कहा कि पुलिस के जरिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो ऐसे में और सारे खुलासे इस मामले में हो सकते हैं।
बिल्कुल शिशिर, हम लगातार देख रहे हैं कि परीक्षा में सुधार को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है, सजग है और छात्रों के हितों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता ना हो उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और ये जो तमाम एक्शन हो रहे हैं उसी दिशा में तीव्र गति से उठते हुए कदम। बिल्कुल बिल्कुल चला, देखिए हालांकि परसों के वक्त दिन ही जो है महाराष्ट्र में नीट के लीक मामले का जो तार जुड़ा था महाराष्ट्र से, और इसके बाद जो है पुलिस, खासतौर पर स्थानीय पुलिस है, वो एक्शन मोड में इस वक्त दिख रही है। कोई भी कोताही इसमें ना बरती जाए, इससे मैं देखा कितने जल्द से जल्द जो है एक टीम का यहाँ पे गठन किया गया कि उसके जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लातूर, नांदेड़ जैसे अलग अलग जगहों पर हालांकि अगर देखा जाए तो ये इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा, और ये सिर्फ लातूर तक सीमित नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में अगर इसके तार खुलते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए एक बड़ी सफलता होगी, और किस प्रकार से रोकथाम की जाए खासतौर पर पेपर लीक मामले को लेकर, इस पर हालांकि देखा जाए इस टीम का ज्यादा फोकस रहेगा। हालांकि पहला ही मामला नीट पेपर लीक मामले में जिस प्रकार से देखा देश भर में अलग अलग जगहों से जो है इसके तार जुड़े हुए हैं, जैसे ही महाराष्ट्र में इसके तार जुड़े तो ऐसे में पुलिस द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या कुछ ये भी खबर आ रही है इसके तार और कहां तक फैले हो सकते हैं? लेकिन हालांकि इस बारे में इस वक्त अगर बात करें तो जांच में जिस प्रकार से, हालांकि पहले 2 शिक्षकों का नाम महाराष्ट्र का सामने आया, बाद में जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो दिल्ली से और 2 लोग जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ऐसे में ये संभावना भी जताई जा रही है कि कुछ और लोग भी इसमें जुड़े हो सकते हैं। हालांकि पुलिस इस वक्त जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसलिए इस बारे में कोई अन्य खुलासे नहीं कर रहे, लेकिन जिस प्रकार से वो एक्शन ले रही है और पिछले 2 दिन में लिए हैं, तो इनको मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि कुछ और लोगों के नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जाती है। और हम देख रहे हैं, देखिए परीक्षा में सुधार को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है जिसकी आज मीटिंग होनी है और उससे भी काफ़ी कुछ निकल कर सामने आने वाला है। ऐसे में लगातार जो जिस तरह से एक्शन हो रहा है ताकि छात्रों के हितों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता ना हो और परीक्षा जो है बिल्कुल साफ तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो, उसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता जो है वो साफ नजर आती है। बिल्कुल, हालांकि इस पूरे मामले में बात करें शहला, तो दिल्ली से अगर हमने देखा, बिहार से हालांकि देखा, जिस प्रकार से मामला जब सामने आया तो ऐसे में इसका असर पूरे देश भर में दिखाई दिया। हालांकि नीट परीक्षा मामला जिस प्रकार से इसमें लीक की बात की जा रही है, जो पेपर्स है वो एडवांस मिले, तो ऐसे में महाराष्ट्र क्या हर राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं हालांकि वो चिंतित थे, और इसीलिए जिस प्रकार से एक्शन जो ली जा रही है, हालांकि टाइम बाउंड मैनर में इसको पूरा करने का प्रयास सरकार का है। और इसलिए मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहूंगा। हालांकि महाराष्ट्र में जैसे ही 2-3 दिन पहले इस मामले में जो है खबर मिलती है और जिस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, ये दर्शाता है कि सरकार इस मामले को लेकर कितनी सजग है। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि अलग अलग तार यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में इसमें कोई कोताही नहीं बरत रही है कि हालांकि मामला अगर देखा जाए तो विद्यार्थी के भविष्य का है, और इसीलिए हालांकि अब जो है ये एसआईटी स्थापन की गई, लेकिन जिस प्रकार से और खुलासे होते जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द इस पर जो है एक्शन लेगी। हालांकि मुख्यमंत्री तरफ से भी इस बारे में बयान दिए गए हैं कि जिस प्रकार से ये केस सामने आएगी तो इसमें पुलिस को पूरी तरह छूट दी गई है कि वो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करे और जो दोषी है उनको सामने लाए। जी शिशिर, तो इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र के लातूर से खबर आ रही थी जहां नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े 4 लोगों को पर मामला दर्ज किया गया है, 2 शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शिशिर हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचा रहे थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हाँ, परीक्षा सुधारों पर सुझाव देने और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय पैनल की आज पहली बैठक होनी है। शिक्षा मंत्रालय ने बीते शनिवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं के पारदर्शी और सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। इस समिति को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है ताकि जिन सुधारों की सिफारिश की जाए उन्हें अगले परीक्षा चक्र तक लागू किया जा सके। तो एनटीए के कामकाज को लेकर जो ये हाई पैनल मीटिंग जो है वो आज होने वाली है, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें किस तरीके के सुधार लाए जाएं, इसमें जो पैनल में गठित सदस्य हैं वो आज ये चर्चा करेंगे कि कैसे इनमें सुधार लाया जाए और जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष तरीके से संचालित की जाए ताकि
सभी छात्राओं को उनका भविष्य जो है वो सुनिश्चित किया जाए कि अच्छा भविष्य उनका होगा। हमारे संवाददाता निशांत सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, हम देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय जो है वो लगातार सजग है और ये जो हाई लेवल पैनल क्रिएट किया गया है और उसकी जो मीटिंग, आज पहली मीटिंग सोमवार को होने वाली है, उसमें कौन कौन से परीक्षा में जो सुधार हैं उनको लेकर चर्चा हो सकती है और जिन सिफारिशों को लाया जा सकता है और साथ ही साथ एनटीए में किस तरीके के सुधार लाए जाए, इस पर भी चर्चा होने वाली है। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। सरकार पहले भी कहती रही है कि सरकार छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखती है और जीरो एरर परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, किसी प्रकार की गलती ना हो। तो इसी को देखते हुए परसों इस कमेटी का गठन किया गया था, हाई लेवल कमेटी, जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनी है। 7 सदस्यों की ये कमेटी है और इस कमेटी को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है शिक्षा मंत्रालय को। आज पहली बार कमेटी के सभी सदस्य जो हैं वो बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और इस कमेटी को 3 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देना है। पहला तो कैसे जो परीक्षा की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कैसे रिफॉर्म लाया जाए। क्वेश्चन पेपर सेट करने से लेकर उसको एग्जामिनेशन सेंटर तक जो ले जाने की जो पूरी प्रक्रिया है, वहां तक पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया है, कैसे उसमें सुधार लाया जाए, उसमें किसी प्रकार की ब्रीच ना हो। मतलब चेक एंड बैलेंस की पूरी हर लेवल पे चेक एंड बैलेंस एक सुनिश्चित किया जाए कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जहां सेट होता है और जहां एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाया जाता है, पूरी प्रक्रिया को एकदम ऐसा किया जाए कि किसी प्रकार का ब्रीच ना हो पाए इस प्रक्रिया में और स्मूथ तरीके से सारी परीक्षाओं को कंडक्ट कराया जा सके। दूसरा जो बिंदु है वो है डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि अभी हमने देखा पिछले दिनों जो यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ वो डार्क नेट पे और टेलीग्राम पे अवेलेबल हो गया। तो जब एक बार डार्क नेट और टेलीग्राम पे आ जाएगा तो वो इंटरनेट के जरिए कहीं भी पहुंच सकता है। तो ये जो डेटा सिक्योरिटी का जो इशू है वो काफी गंभीर इशू है, उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में ये जो कमेटी है ये काफी विशेषज्ञों की कमेटी है, वो इस तमाम पहलुओं पर ध्यान देगी कि किसी प्रकार का डेटा सिक्योरिटी इस पूरी प्रक्रिया में ना हो। तीसरा जो अहम बिंदु है वो एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार लाना। जी निशांत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद बटन म्यूट हो गया है। हाँ जी, आ रही है, बोलिए। एनटीए ये तमाम प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करती है, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे वो सीयूईटी की परीक्षा जो जिसके जरिए देश के तमाम विश्वविद्यालयों में दाखिले होते हैं, जेईई मेंस की जो परीक्षा होती है जिसके जरिए देश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले होते हैं, यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, तमाम बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, इसमें करोड़ों छात्र शामिल होते हैं। तो एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार लाना बहुत जरूरी है और एनटीए के जितने भी फंक्शनरीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, उनका रोल फिक्स करना, ये बहुत जरूरी है। तो चूंकि अभी जो देखिए, हम जानते हैं कि ये जो जिस तरह से कथित पेपर लीक का जो मामला है ये कोई आज की बातें नहीं है, बहुत अरसे से इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। सिर्फ एक राज्य की बात भी नहीं है, तमाम राज्यों में इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरी प्रक्रिया, पूरे तंत्र में सुधार करना, और उस दिशा में अब जो प्रयास हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी सराहनीय प्रयास कहे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो पेपर लीक की घटना है, चाहे नकल की घटना है या इम्पर्सनेशन के जो मामले आते हैं, एक कैंडिडेट के बदले कोई दूसरा डमी कैंडिडेट परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी अपीयर हो जाता है, ये इस तरह का जो प्रैक्टिस वो पहले से भी देश में देखा जा रहा है। कई प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिसमें इस तरह की घटनाएं सामने आती है। तो ये जो कमेटी बनी है वो जो सिफारिशें देंगी तो न केवल उसका फायदा एनटीए द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं में होगा, बल्कि जो और भी तमाम एजेंसियां, रेलवे की परीक्षा होती है, एसएससी जो परीक्षा आयोजित करती है, यूपीएससी जो परीक्षा आयोजित करती है, और भी तमाम एजेंसियां जो परीक्षा आयोजित करती है, सबको इसका फायदा मिलेगा। और किस तरह से एक पारदर्शी तरीके से सुचारू रूप से बिना किसी सिक्योरिटी ब्रीच के परीक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन किया जाए, ये एक सुनिश्चित हो सकेगा। तो बिल्कुल एक सरकार की तरफ से एक काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, ये जो कमेटी बनाई गई है। और देश में हम हर जगह से देख रहे हैं
सभी लोग इस सरकार के कदम की सराहना कर रहे हैं। हमारी कितने शिक्षाविदों से बात हुई है, कल हमने कितने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात की, IIT के डायरेक्टर से बात की, यहाँ तक कि छात्र भी, जो कि इस पूरी प्रक्रिया के सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन होंगे, वो छात्र ही होंगे, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में सुधार आएगा और एक लीकेज प्रूफ एग्जामिनेशन प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सकेगा, तो उसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो छात्रों को ही होगा। और जो मेधावी छात्र वो परीक्षा में सफल होने में उनको मदद मिलेगी। और किसी प्रकार का जो ये हमने जैसे नीट के केस में देखा कि पेपर लीक जैसे घटनाएं हुई, नकल की घटनाएं हुई, उसको रोका जा सकेगा। तो सभी ओर से सरकार के इस कदम की सराहना हो रही है। और जो शिक्षाविद है वो भी कह रहे हैं कि हमें इस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। और जब अगले साल ये रिपोर्ट, सरकार ने कहा है कि अगले साल से जो परीक्षाएं आयोजित होंगी देश में, तो इस रिपोर्ट की सिफारिशों को पूरी तरह उस दौरान अमल में लाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर हमें इंतजार करना चाहिए ये समिति क्या सिफारिशें देती है, ताकि उसके आधार पर परीक्षा जो प्रणाली है उसको और बेहतर बनाया जा सके। ठीक निशांत, तो सरकार द्वारा स्वागत योग्य कदम कहा जा सकता है और सरकार की प्रतिबद्धता ये दिखा रही है कि आने वाले समय में सरकार पेपर लीक से जुड़ा कड़ा कानून भी लाने की तैयारी में है। लेकिन ज़रूरी ये भी है निशांत कि इस कड़े कानून के साथ इसको कड़ाई से लागू भी किया जाए। निशांत, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए नया सवेरा। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंडीज का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Here, gravity and physics don't call for shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर लगाई गई रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल के वकीलों ने आज सुबह सुनवाई की अपील की है। गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में वेकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी और ये भी कहा था कि वो 1 लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा हो सकते हैं। तो वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट के इस फैसले का लगातार विरोध किया। ईडी ने शुक्रवार सुबह ही दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी और फैसले को सुरक्षित रखा है। नया सवेर में बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। केंद्रीय खान मंत्रालय आज राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के चौथे चरण की शुरुआत करने जा रहा है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे नई दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर में इस चरण का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने अब तक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 38 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी करते हुए 3 चरणों की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के दौरान 29 नवंबर 2023 को शुरू की गई पहली श्रृंखला के पसंदीदा बोलीदाताओं की घोषणा की जाएगी। महत्वपूर्ण खनिज देश के आर्थिक विकास और खनिज सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है। 1 जुलाई से लागू होने जा रहे नए कानूनों में भगोड़े अपराधियों पर नकेल कसने की व्यवस्था की गई है। अब घोषित अपराधियों की गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चल सकेगा और पीड़ित को न्याय के लिए इंतजार नहीं करना होगा। घोषित अपराधियों को लेकर क्या कुछ कहती है भारतीय न्याय संहिता, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यह अक्सर देखने में आता था कि अपराधियों के पकड़ में न आने से न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता ने इस मुश्किल का हल ढूंढ लिया है
और नए कानून में भगोड़े अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सख्त प्रावधान रखे गए हैं। अब फरार अपराधी के पकड़ में न आने से न्याय की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। फरार अपराधी की गैर मौजूदगी में कोर्ट में ट्रायल भी हो सकेगा। अब तक किसी भी अपराधी या आरोपी पर ट्रायल तभी शुरू होता था जब वो अदालत में मौजूद हो, लेकिन अब फरार घोषित अपराधी के बगैर भी मुकदमा चल सकेगा, यानी कोर्ट में कार्रवाई रुकेगी नहीं। फरार आरोपी पर आरोप तय होने के 3 महीने बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। सीआरपीसी के तहत 19 अपराधों में ही भगोड़ा घोषित किए जाने का प्रावधान था, लेकिन अब 120 अपराधों में भगोड़ा घोषित करने का प्रावधान किया गया है। 10 साल या उससे अधिक आजीवन कारावास या मौत की सजा वाले अपराधों में फरार व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित किया जाएगा। घोषित अपराधियों के लिए भारत के बाहर स्थित उनकी संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान बनाया गया है। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की भी हमने यहाँ पर प्रावधान कर दिया। मान्यवर, कोई अपराधी न्याय की शरण में आता ही नहीं, भाग जाएगा और सालों सालों तक केस लंबित रहेंगे। केस तो चलेंगे इसके अनुपस्थित, मगर उसकी संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। पहले केवल 19 अपराधों में ही भगोड़े घोषित कर सकते हैं थे, अब 120 अपराधों में भगोड़े घोषित करने का हमने प्रावधान किया, जिससे देरी न हो। आप आओ ना आओ, आपको सजा भी होगी और आपकी संपत्ति भी। इससे पहले सिर्फ देश में ही फरार अपराधियों की संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए प्रावधान था। ऐसे में देश में अपराध कारित कर फरार होने वाले और विदेशों में संपत्ति अर्जित करने वालों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। घोषित अपराधियों के बगैर ट्रायल होने से पीड़ित और समाज को न्याय के लिए इंतजार नहीं करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी में यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और अब बात करते हैं मौसम की। देश के कई हिस्सों में मॉनसून पूर्व बारिश हुई है और इसके साथ ही मॉनसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, बंगाल, महाराष्ट्र, इन राज्यों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बंगाल, ओडिशा, बिहार में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में प्री मॉनसून की बारिश शुरू है। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मॉनसून ने कल आधे मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर लिया है, तो वहीं मॉनसून गुजरात के दक्षिणी हिस्से में थोड़ा ऊपर बढ़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन में मॉनसून गुजरात के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर कर लेगा। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक और केरल में बारिश का रेड अलर्ट और अंडमान और निकोबार, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर को लेकर मौसम विभाग का अनुमान है कि लगातार बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी के कारण मौसम सामान्य रहेगा। और आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं देश भर से कुछ और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आंध्र प्रदेश की नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आज होगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज सुबह 10 बजे गुंटूर जिले के बेलगापुरी में सचिवालय के प्रथम ब्लॉक में आयोजित होने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज राजधानी नई दिल्ली में डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर उनके साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव गणपत राव जाधव भी उपस्थित रहेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य तीव्र दस्त रोगों के कारण होने वाली मौतों को शून्य करना है। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। कलाकुरुचि के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ने ये जानकारी दी है।
वार्षिक पवित्र श्री अमरनाथ गुफा तीर्थ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। दक्षिण कश्मीर में 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की यात्रा 29 जून को शुरू होने जा रही है। नया सवेरा में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवंशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है, साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। ब्रेक के बाद स्वागत, आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपके लिए चलते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज। नीतीश, क्या कुछ है आज के अखबारों में खास? जी सुप्रभात शैला और भावना। आज की मुख्य खबरों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मौसम जगत से। और दिल्ली और एनसीआर में गर्मी जो अभी चल रही थी उसमें एक राहत वाली बात सामने आई है कि ऋतु विज्ञान विभाग जो है, मौसम विभाग है, उसने ये कहा था कि सोमवार को भी लू के आसार बने रहेंगे। लेकिन नए पूर्वानुमान के अनुसार बात करें तो इस सप्ताह पूरे सप्ताह ही बारिश के आसार लग रहे हैं। और सोमवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ हल्की बारिश भी होगी। अगली खबर की ओर चलते हैं तो जैसा कि जानते हैं कि सिक्किम और मणिपुर में भीषण बाढ़ सामने देखने को मिली है। और अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है दिल्ली में और उन्होंने ये एडवाइजरी देने के लिए कहा है जल विभाग को और मौसम विभाग को कि जितने भी बाढ़ में प्रयोग होने वाले उपकरण हैं उनकी समीक्षा की जाए और दूरगामी नीति तैयार करने के दीर्घकालिक उपायों की समीक्षा भी करें। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड से खबर है, जनसत्ता अखबार लिखते हैं कि चारों धामों में तीर्थ यात्रियों का सैलाब और 48 दिन में 30 लाख यात्री आए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में चारों धामों की यात्रा लगभग 1.5 महीने पहले शुरू हुई थी और इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री श्रद्धालु वहां पर आए हैं। लगभग 30 लाख यात्री इस बार चारों धामों में आए हैं। और बात करें केदारनाथ की तो केदारनाथ में अब तक 10 लाख से ऊपर यात्री आ चुके हैं। और यात्रा के शुरू के 15 दिनों की बात करें तो इतना ज़्यादा वहाँ पर देखा गया लोगों को कि वहाँ जाम भी वहाँ पर काफ़ी देखा गया। और प्रारंभिक काल में राज्य प्रशासन ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशंस में भी वहाँ पर रोक लगानी पड़ी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एक नई सफलता भारत को मिली है। बात करें यदि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की इसरो, उनको एक बड़ी सफलता मिली है। रविवार को पुनः उपयोग में लाए जाने वाले प्रक्षेपण यान RLV पुष्पक की लगातार तीसरी बार सफल लैंडिंग कराई गई है। और संगठन ने बताया कि तेज़ हवा के बीच ये पुष्पक का तीसरा और अंतिम परीक्षण था। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। क्रिकेट जगत की बात करते हैं। हिंदुस्तान अखबार लिखते हैं कि कंगारुओं का शिकार करने उतरेगा भारत। आपको बता दें कि भारत सुपर 8 में अपनी जगह बनाए हुए है और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। और सुपर 8 का आज भारत का अंतिम मैच है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मैच होने जा रहा है। और
भारतीय टीम यदि ये मैच जीतती है तो वो अपने सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यदि ये मैच हारती है तो वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। तो ये आज के कुछ खबरें हैं जो अखबारों ने ली हैं। जी नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद अखबारों की प्रमुख सुर्खियों को हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करने के लिए। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आइए आगे रुक करते हैं और दुनिया भर की कुछ खास खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। रूस के दागिस्तान के 2 शहरों में हुए हमलों में कम से कम 15 लोग मारे गए और कई अन्य लोग घायल हो गए। रूस की जांच समिति ने कहा कि उसने हमले की जांच शुरू कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा पट्टी में हमास के खिलाफ भीषण लड़ाई का दौर खत्म होने वाला है, लेकिन यह युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि इस्लामी समूह फिलिस्तीनी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ता है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और हिंद महासागर में कल 2 जहाजों पर हमला करने का दावा किया। हूती ने बयान जारी कर दावा किया कि लाल सागर में जहाज ट्रांसवर्ड नेविगेटर पर एक चालक रहित सतह नाव का उपयोग करके उस पर सीधा हमला किया गया। सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान अब तक 1301 हज यात्रियों की मौत हो गई है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री फहाद अल जलाजेल ने ये जानकारी दी। अमेरिका के अधिकांश हिस्से में लू जारी है। बढ़ते तापमान की वजह से चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। नेशनल इंटीग्रेटेड हीट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार गर्मी से 11.5 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए। स्पेन में राष्ट्रीय मौसम एजेंसी ने दक्षिणी हिस्से के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। कोर्डोबा शहर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में भारी बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर घुटनों तक पानी जम गया, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब खबरें कारोबार जगत से फटाफट अंदाज में। सितंबर में समाप्त होने वाले 2023-24 सीजन के लिए भारत के कॉटन कपास का निर्यात में बांग्लादेश के मिलों की बढ़ती मांग के कारण 2/3 से अधिक वृद्धि होने का अनुमान। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट लेने और डॉर्मेट्री में ठहरने जैसी सुविधाओं को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। अब ऐसी सुविधाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भारत के इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र पर बड़ा दांव लगा रही है। बताया गया है कि भारत के ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में अगले 3 साल में $30 करोड़ का और निवेश करेंगे।
नेटवर्क विस्तार योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में देश भर में 400 नई शाखाएं खोलने की तैयारियां की हैं। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपए या इससे अधिक के खर्च वाली 458 परियोजनाओं की लागत इस साल मई तक तय अनुमान से 5.71 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। और अब खबरें खेल जगत से। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज शाम भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत की नजर जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने की। इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में अमेरिका को 10 विकेट से हराया। इंग्लिश टीम ने 116 रन का टारगेट 9.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराया। भारत की श्रीजा अकुला WTT कंटेंडर सिंगल्स खिताब जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। भारत की नंबर 2 टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा ने भारत की अर्चना कामत के साथ मिलकर WTT कंटेंडर प्रतियोगिता का युगल खिताब भी अपने नाम किया। यूरो कप 2024 में कल खेले गए मुकाबले में हंगरी ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। हंगरी ने एकमात्र गोल स्टॉपेज टाइम में किया। और अब खबरें सिने और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और अभिनेता ज़हीर इकबाल शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिए जिंदगी का नया सफर शुरू कर दिया है। एक्ट्रेस ने इस शादी के खास पलों की तस्वीरें शेयर कर फैंस को ये खुशखबरी दी। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म इश्क विश्क रीबाउंड दर्शकों पर अपना जादू नहीं चला सकी। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक तीसरे दिन फिल्म ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए बटोरे हैं। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 3 करोड़ 60 लाख रुपए हो गई है। फिल्म भूल भुलैया 3 इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। अभिनेत्री श्रेया पिलगांवकर लॉस एंजलिस में होने वाले भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में जूरी सदस्य के रूप में काम करेंगी। दिग्गज निर्माता रमेश तौरानी ने कहा है कि मशहूर एक्शन क्राइम फ्रेंचाइज रेस की 4थी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि टिप्स फिल्म के बैनर के तहत सोल्जर और भूत पुलिस के सीक्वल पर भी काम हो रहा है। भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और गायक पवन सिंह के असल जीवन पर आधारित फिल्म पावर स्टार का पहला लुक आया सामने। और अब बात होगी आपकी सेहत की। आज हर उम्र के लोगों में हृदय रोग होने का खतरा बढ़ गया है। हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक के मामले कम उम्र के लोगों में भी सामने आते हैं। हृदयघात होने पर सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। बाईपास सर्जरी करवाएं या नहीं, और बाईपास सर्जरी के बाद व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, क्यों शहला? बिल्कुल, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी कब करवानी चाहिए, कैसे होनी चाहिए और इसके बाद क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कैसे करना चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बाईपास सर्जरी एक शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया है। हृदय की बाईपास सर्जरी तब की जाती है जब हृदय धमनी अवरोधित हो या क्षतिग्रस्त धमनियां हृदय में रक्त के प्रवाह को बाधित करती है। हृदय की कई धमनियों में अवरोध हो या किस तरह का और कितना अवरोध है, इस पर आधारित होती है बाईपास सर्जरी। किस प्रकार की बाईपास सर्जरी की जाएगी, ये विशेषज्ञों द्वारा स्थिति और समस्या की जटिलता के आधार पर तय किया जाता है। हार्ट डिजीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज का मैनिफेस्टेशन होता है कि
पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, एंजाइना होता है, उसको डायग्नोज करने के बाद उसकी जांच की जाती है, ब्लॉकेज पता चलती है एंजियोग्राफी पे, उसके बाद ब्लॉकेज को बाईपास के लिए दिया जाता है। जो ब्लॉकेज का जो कितने ब्लॉकेज हैं, कहाँ पर ब्लॉकेज हैं और उसके कौन से पार्ट ऑफ आर्टरी के ऊपर ब्लॉकेज है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। जैसे कि बिल्कुल आर्टरी के एकदम प्रॉक्सिमल शुरू के पोर्शन में ब्लॉकेज है, छोटा सा ब्लॉकेज है जो आराम से खुल सकता है, तो उसका एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। पर जहाँ पर डिफ्यूज डिजीज़ है, डायबिटिक है, मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, उनमें बाईपास बेहतरीन इलाज है। हृदय बाईपास सर्जरी या कॉरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी का उपयोग हृदय में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। एक शल्य चिकित्सक क्षतिग्रस्त धमनियों को बाईपास करने के लिए शरीर के दूसरे भाग से रक्त वाहिकाओं को लेकर स्वस्थ वाहिकाओं को उस स्थान पर लगा देते हैं और एक नया मार्ग बना देते हैं। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में बाईपास सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है और रिजल्ट्स भी वर्ल्ड क्लास हो गए हैं। और जहाँ थोड़े कम ग्राफ्ट लगाना है या कम छोटा सर्जरी करनी है तो मिनिमल इन्वेसिव तरीके से भी काफ़ी हद तक उपलब्ध है। रोबोटिक भी इस समय प्रक्रिया जारी है। बाईपास सर्जरी तब की जाती है जब बाएं मुख्य हृदय धमनी में अवरोध हो, मुख्य हृदय धमनी का गंभीर संकुचन, अवरोध से हृदय में रक्त प्रवाह न हो रहा हो या कम हो, कई हृदय धमनियों में अवरोध हो या एंजियोप्लास्टी संभव या सफल न हो। एक लाइफस्टाइल का तो ऑल्टर करना ही पड़ेगा इंसान को। सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़ का कंट्रोल, हाइपरटेंशन का कंट्रोल, ये तो चलता ही रहना पड़ेगा बाईपास के बाद भी। बाईपास के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है आदमी को रिकवर करने में बिकॉज ऑफ सर्जिकल पार्ट, पर उसके बाद उसकी लाइफ काफ़ी हद तक सरल हो जाती है, काफ़ी हद तक, क्योंकि बाईपास से जो डिजीज एरिया है उसको बाईपास कर दिया जाता है, तो जो ग्राफ्ट चलता है वो सप्लाई काफ़ी लंबे दौरे तक चलता है। जितने मर्जी रास्ते आप नहीं बना लीजिए, अगर आपने वो डिजीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो आपके फिर से ब्लॉकेज बढ़ने के चांसेस हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। आवश्यक है कि नियमित रूप से दवाओं का सेवन किया जाए और बाईपास सर्जरी के बाद रेगुलर फॉलोअप यानी समय समय पर विशेषज्ञ को दिखाया जाए। हृदय धमनी में अवरोध की समस्या से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे हृदय संबंधित समस्याएं न हो और आपका हृदय स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की और जानते हैं विभिन्न राज्यों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो नया सवेरा में अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ मनमोहक तस्वीरों के साथ। तो आप भी लीजिए इन मनमोहक तस्वीरों का मज़ा, क्योंकि जब भी सुबह होती है तो इस तरीके की तस्वीरें मन को मोह लेती हैं। इसी कामना के साथ कि आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, मुझे, शैला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।